Hello friends, so today we are going to start class 12th maths chapter number 1. Okay, so chapter name is relations and functions. So as we studied in class 11th relations, okay, and functions. So in this 12th class some complicated questions are there. Okay, बट अगर हम बात करें कि 11th क्लास में जो हमने पढ़ा है एंड 12th क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो रिलेटेड है, तो हाँ बिल्कुल रिलेटेड है। एंड 12th का हर एक चैप्टर रिलेटेड है क्लास 11 से जो आपने पढ़ रखा है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने लिया है रिलेशन का डेफिनेशन, बिकॉज अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता तो आप आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे या आपको पता नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं। ओके, सो आइए हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। सो रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन? लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ओके, सो हम यहाँ पर एक सेट ले रहे हैं। अब जैसे कि हमने क्लास 11th में पहला ही चैप्टर पढ़ा था सेट थियरी। ओके, सो उसमें हम सेट ले रहे थे। तो सेट लेने का दो हमारे पास तरीका है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लेंगे। ओके, सो अगर हम एक सेट ले रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3 का मैंने एक सेट ले लिया, तो वैसे हमें एक सेट लेना है ए सेट। ओके, लेट ए बी अ सेट नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मतलब कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, कुछ भी आप ले लीजिए, लेकिन जीरो मैं बोल रहा हूँ, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। ओके ओके, देन आर बिलोंग्स टू ए इंटू ए सच दैट। ओके, तो आर जो रिलेशन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? ए से ए तक। यानी कि अगर सेट ए हमने लिया है, अगर हम दोनों सेट का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले तो जो रिलेशन बनेगा, ये जो रिलेशन आएगा इसी को हम बोलते हैं आर। मीन्स ए इंटू ए और ए क्रॉस ए को हम रिलेशन बोलते हैं। ओके, देन क्या बोल रहा है? देन आर इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए। तब हम आर को रिलेशन ऑन ए बोलते हैं। ओके, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी एंड वी राइट ए रिलेटेड टू बी। तो यहां पर ये नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? इफ ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर। अगर आर हमने जब निकाला ए क्रॉस ए करके, ओके, ए क्रॉस ए किया हमने, आर निकाला, तो अगर आर में कोई ए कॉमा बी एलिमेंट अवेलेबल है, मतलब मौजूद है, तो हम क्या बोलेंगे कि रिलेशन जो है वो रिलेटेड है ए और बी में, यानी कि ए इज रिलेटेड टू बी। और अगर वही हम आर हमारा जो आता है, ये आर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, अगर आर आता है और उसमें अगर ए और बी नहीं होता है हमारे पास, यानी कि अगर हम बात करें कि सी और डी हमारे पास होता है, ओके, देन क्या होगा? ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। मतलब हम क्या लिखेंगे? ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, मतलब ए और बी आर में अवेलेबल नहीं होंगे या उनका रिलेशन नहीं होगा। सिंपली यही इस डेफिनेशन में था। तो आइए हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ रिलेशन। तो डोमेन, रेंज एंड को डोमेन एक रिलेशन का क्या होता है वो हमें बताना है। ओके, डेफिनेशन। सो लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, तो हमें यहाँ पर दो सेट दिया गया है, एक सेट ए दिया गया है, मान लीजिए ए कॉमा बी का है, एक सेट बी दिया गया है, मान लीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी का है। ओके, और उसमें जो रिलेशन, यानी कि लेट रिलेशन आर बी फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब जो रिलेशन है वो सेट ए से सेट बी में जा रहा है। ओके, इतना हमें फर्स्ट लाइन से पता चला। आर इज इक्वल्स टू सच दैट, जो रिलेशन बनेगा वो कैसे बनेगा? ए कॉमा बी, यानी कि जो आर का रिलेशन बनेगा, यानी कि आर में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे होंगे? ए कॉमा बी, यानी कि दो एलिमेंट्स होंगे, एक ए होगा एक बी होगा, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो हम कौन कौन सा रिलेशन बना सकते हैं? अगर हम ए ले रहे हैं सेट ए से, तो सेट बी से हम ए ले सकते हैं, दोबारा ए कॉमा बी ले सकते हैं, ए कॉमा सी ले सकते हैं। देन ए हमने जब ले लिया ये सारे के साथ, तो बी हम सारे के साथ लेंगे, तो बी कॉमा ए बन जाएगा, बी कॉमा बी बन जाएगा और बी कॉमा सी बन जाएगा। क्या ये सही है? आप बताइए कमेंट करके। रिलेशन बनाना आता है आपको? क्लास 11th में आपने सीखा होगा। ओके, देन बोलता है अगर ये रिलेशन है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन आर इज कॉल्ड द डोमेन एंड रेंज रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो भी ये सेट बने हुए रिलेशन में जो भी एलिमेंट्स के सेट आए हैं, दो एलिमेंट्स आप देख पा रहे होंगे, और रिलेशन में पहला जो सेट है उसका ए कॉमा ए, यानी कि दो एलिमेंट हुआ, एक ए दूसरा ए,
ए कॉमा बी, ए और बी दोनों अलग अलग एलिमेंट हुए। अब ये क्या बोल रहा है कि जो ये पहला एलिमेंट होंगे सब सेट के, ओके, ये कहाए जाएंगे डोमेन। क्या बोले जाएंगे? डोमेन। और जो सेकंड वाला होगा वो होगा रेंज। एम आई राइट? ये डोमेन और ये आ गया रेंज। क्या आपको इतना बात पता चली? जो रिलेशन बनेगा दो सेट के बीच में, मान लीजिए सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, अगर ए से रिलेशन जा रहा है बी की सेट की तरफ, और अगर रिलेशन बोल रहा है कि दो एलिमेंट आ रहे हैं, एक ऑर्डर पेयर बन रहा है, मतलब दो एलिमेंट का एक पेयर बन रहा है रिलेशन के अंदर, तो उसमें का पहला एलिमेंट डोमेन होगा, दूसरा एलिमेंट रेंज होगा। क्या ये बात आई समझ? नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्या हमारा, द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। कुछ नहीं है, कोडोमेन क्या है? अगर ए और बी सेट रिलेशन में दिया गया है, एक रिलेशन दिया गया है सेट ए से सेट बी तक, ओके, सो जो सेट बी होगा, सेट बी, वो सेट बी टोटल हम क्या बोलेंगे उसको? कोडोमेन। बस यही था, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? ये पूरे सेट को हम बोलेंगे कोडोमेन। बस ये आपका हो गया डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। वंस अगेन डोमेन एंड रेंज की बात करें तो डोमेन एंड रेंज वो होते हैं जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड अगर पेयर बनाओ, पहला एलिमेंट डोमेन होगा, दूसरा एलिमेंट रेंज होगा। अगर हम कोडोमेन की बात करें तो दो सेट के बीच में अगर रिलेशन दिया गया है सेट ए सेट बी का, तो जो लास्ट वाला सेट होगा वो कोडोमेन कहाएगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। थैंक यू। सो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी कि अब हम बात करेंगे कितने टाइप के रिलेशंस होते हैं। ओके, रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। सो फर्स्ट जो टाइप है वो है एम्प्टी वॉइड रिलेशन। एम्प्टी, हम इसको वॉइड भी बोलते हैं रिलेशन। ओके, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है या वॉइड रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू any element of A, that is R is equals to phi which belongs to A cross A। ओके, तो सिंपल अगर भाषा में हम इसकी बात करें क्या बोल रहा है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन का कहने का मतलब है अगर एक रिलेशन दिया गया है, ओके, अगर एक R रिलेशन दिया गया है A सेट A के ऊपर, यानी कि अगर एक रिलेशन A क्रॉस A दिया गया है, एक रिलेशन दिया गया है सेट A के ऊपर, और जो रिलेशन का एलिमेंट्स यानी कि जो निकलते हैं रिलेशन के एलिमेंट्स निकलते हैं, उसमें अगर ए का एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, यानी कि ए एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, ओके, वी कैन राइट, यानी कि अगर ए का एक भी एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, यानी कि प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर किसी में एलिमेंट्स हो ही ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ए और ए के एक मान लेते हैं, चलिए ए को हम ले लेते हैं 1,2, अगर 1,2 यानी कि सेट ए से हम ए की तरफ, दोनों सेम ही सेट है ए और ए, दोनों में हम रिलेशन बना रहे हैं, और हमारे पास आर जो है, जो आर आ रहा है वो क्या आ रहा है? बिल्कुल फाई आ रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं, आर रिलेशन में कुछ है ही नहीं, यानी कि कोई अगर एलिमेंट ना हो तो उसे हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए। एक बार और आप डेफिनेशन देखिए। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? जस्ट उसका अपोजिट, यानी कि अगर सेट में रिलेशन का जो सेट बनेगा, रिलेशन जो हमारा आएगा उसमें अगर ए जो रिलेशन के सेट के दिए गए हैं उनमें अगर मान लीजिए कि सेट ए पे रिलेशन बन रहा है, तो सेट ए का अगर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है रिलेशन में तो वो एम्प्टी सेट कहाएगा। और अगर सेट ए का सारा एलिमेंट मौजूद है उस रिलेशन के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। Okay, if each element of A is related to every element of A, that is R is equals to A cross A। मान लीजिए अगर A हमारे पास सेट ये दिया गया है, A दिया गया है, तो इसमें कैसा रिलेशन बनेगा? इसमें मान लीजिए रिलेशन ऐसे हो सकता है 1,1 आ सकता है, 1,2 आ सकता है, 2,1 आ सकता है, 2,2 आ सकता है। ऐसे अगर हमारे पास रिलेशन बन रहे हैं, यानी कि सारे एलिमेंट्स जिसमें हमें पता है 1 और 2 दोनों मौजूद है किसमें? ए में, यानी कि अगर सेट ए पे रिलेशन बन रहा है और उसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, 1,2 मौजूद है, 2,1, आप कैसे भी इसको कर लीजिए, रिलेशन बना लीजिए। आपका सारे एलिमेंट्स अगर मौजूद है रिलेशन में, ठीक है, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन कहाएगा। सिंपल भाषा में अगर हम लोग इसकी बात करें तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन मतलब कोई उसमें एलिमेंट्स नहीं मौजूद है रिलेशन में, बस ये। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? अगर एक सेट के बीच में रिलेशन बनाया जा रहा है और उस सेट के सारे एलिमेंट्स मौजूद है उस रिलेशन में, देन वो यूनिवर्सल रिलेशन का आएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन में।
ओके, सो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो हम बात कर रहे हैं रिलेशंस के टाइप्स की, उसमें थर्ड टाइप जो है वो है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। मतलब अगर एक सेट दिया गया है ए और उसमें रिलेशन बताया जा रहा है, ए से ए में रिलेशन बताया जा रहा है, तो जो रिलेशन निकलेगा वो अगर मान लीजिए कि ए कॉमा ए रिलेशन आ रहा है, ओके, तो ये ए जो एलिमेंट है यानी कि जो ये ए एलिमेंट्स होंगे ये और ये दोनों कहाँ से बिलोंग करने चाहिए? ए से। मतलब अगर एक सेम सेट होगा, सेम सेट है और या फिर मतलब हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन कभी आएगा जब सेम सेट होंगे तभी आएगा। ओके, इतना आप समझ सकते हैं। अगर एक सेट ए है तो उसके अंदर अगर एलिमेंट 1,2 है, ओके, और रिलेशन जो आ रहा है वो मान लीजिए 1,1 आ रहा है और 2,2 आ रहा है। एक बात के लिए मैं कर रहा हूँ, ओके, एक एग्जांपल। सो जो 1 होगा वो किधर से बिलोंग कर रहा होगा? ए से होगा, और ये जो 1 होगा यानी कि सेकंड रेंज जो होगा वो भी किधर से होगा? ए से होगा। यानी कि अगर सेम सेट होंगे तभी हम आइडेंटिटी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो आइडेंटिटी रिलेशन हमें पता चल गया कि अगर ए सेट पे अगर हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं तो उसका जो रिलेशन में जो एलिमेंट्स बन के आएंगे वो सब रिलेटेड किससे होंगे? ए इटसेल्फ, यानी कि ए से ही रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ x, x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ओके, तो अगर a एक सेट लेते हैं, मैं इधर ले रहा हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, आप देखिएगा। अगर a हम एक सेट ले रहे हैं, ओके, और उसमें x y z समथिंग ऐसा करके एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो अगर हम रिलेशन फाइंड करते हैं a के ऊपर, यानी कि a क्रॉस a जब हम करेंगे, यानी कि रिलेशन जब फाइंड करेंगे तो रिलेशन जो निकल के आएगा उसके अंदर अगर एलिमेंट्स x, x मौजूद है, यानी कि x से x, y से y और z से z, अगर ऐसा आपका कोई रिलेशन बन के आता है, मतलब अगर 3 एलिमेंट के हैं और एक सेट और उसी सेट पे, यानी कि अगर आपको तो ये बात पता ही है कि अगर हम A से ले रहे हैं यानी कि A में ये भी मौजूद है और इस A में ये भी एलिमेंट मौजूद है, यानी कि इस एलिमेंट से दोबारा इस एलिमेंट्स को हम रिलेट कर रहे हैं, तो अगर ऐसा रिलेशन बन के आता है x, x, y, y, z, z, देन उसको हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दैट इज x रिलेटेड टू x, यानी कि x जो है वो रिलेटेड है x से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, जो कि x a में अवेलेबल है इसलिए। ओके, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत ही आसान है। आइए एक आसान बेसिक मीडियम से हम समझते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो एक सेट अगर दिया हुआ है उसमें x, y, z दिया गया है और उसी सेट को दोबारा हम रिलेट कर रहे हैं, यानी कि उसी सेट का एक कॉपी लेकर हम रिलेट कर रहे हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। तो अगर x के साथ x एलिमेंट आ रहा है रिलेशन में, y के साथ y आ रहा है, z के साथ z आ रहा है, यानी कि सेम एलिमेंट्स अगर आ रहे हैं तो उसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। ओके, सो जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन है वो फिफ्थ टाइप सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ x, y belongs to r, y, x belongs to r. If x, y belongs to r, then that implies y, x also should be belongs to r for all x, y in A. That is x related to y and which implies y related to x, y belongs to A. तो सिंपल भाषा में हम समझते हैं, अगर एक सेट A दिया है, ओके, एक सेट A दिया है और उसमें x, y होता है सेट A में, ओके, अगर हम उस पर रिलेशन फाइंड करते हैं, अगर एक सेट पे मतलब ए सेट पे हम रिलेशन फाइंड करते हैं तो उसका जो रिलेशन के बाद जो आता है एलिमेंट्स या हम ऑर्डर्ड पेयर्स जो रिलेशन के अंदर आते हैं वो आता है अगर x, y, यानी कि x, y एक पेयर ऑफ एलिमेंट से जो बिलोंग करता है r से, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि y, x ऑल्सो शुड बिलोंग्स टू r। आया समझ? यानी कि y, x ऑल्सो शुड बिलोंग्स टू r अगर x, y बिलोंग्स टू r है, मतलब r में अगर x, y एलिमेंट मौजूद है पेयर बन के, तो ये जरूर होगा कि y, x उस r में होगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। नंबर से हम जल्दी से समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए एक सेट A में दिया है 1, 2 और रिलेशन में अगर दिया गया है 1, 2, आया बात समझ? 1, 2 अगर रिलेशन में दिया गया है
तो उस रिलेशन में अगर सिमेट्रिक उसको करना है तो हमें क्या होना चाहिए 2,1, यानी कि ये सेम बात हो गया 1 सेकेंड x, y, तो y, x। ये अगर ऐसे पेयर मिलते हैं x, y, y, x, अगर y का कंटिन्यूअस पेयर मिलता है यानी कि x, y, y, x मिलता है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ओके, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट की बात करें सिक्स्थ डेफिनेशन की, तो सिक्स्थ डेफिनेशन क्या है? ट्रांसिटिव रिलेशन। अब ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांसिटिव। अगर एक रिलेशन है सेट ए पर, वो ट्रांसिटिव कब होगा? इफ x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, which implies x, z also belongs to r for all x, y, z in A। तो इसको समझने के लिए हमें नंबर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं समझ सकता हूँ नहीं आपको समझ में आएगा, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा लग रहा है, तो इसीलिए मैं आपको नंबर के सहारे से समझाता हूँ, कोई बात नहीं है। ओके, सो अगर 1 सेकेंड, अगर एक सेट है ए सेट अगर हम लेते हैं, ओके, और उसमें 1,2 है, एक बी सेट अगर हमने ले लिया उसमें अगर 2,3 है, ओके, तो क्या बोल रहा है? हाँ, तो जो रिलेशन आएगा यानी कि जो रिलेशन आना चाहिए वो अगर 1,2 एक सेट अंदर बन रहा है यानी कि x, y दिया है, और अगर y, z यानी कि 2,3 भी है एक एलिमेंट, यानी कि y, ये देखिए y बन रहा है, y का 2 वैल्यू आप इससे मिलाते चलिएगा, y, z का भी एक बन रहा है, ठीक है। अगर ऐसे एक रिलेशन दिया गया तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो गया, ओके। और अगर सिमेट्रिक है तो एक और चीज होना चाहिए, दैट इज x, z, यानी कि 1,3 भी इस रिलेशन में आना चाहिए। अगर रिलेशन में 1,3 अवेलेबल है पेयर, यानी कि x, z अवेलेबल है, तो हम उसे ट्रांसिटिव रिलेशन बोलेंगे सिंपली। यानी कि अगर रिलेशन के अंदर x, y मौजूद है, y, z मौजूद है, मतलब x, y तो y, z, यानी कि कंटिन्यूअस y का एलिमेंट्स मौजूद है, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन मौजूद है, तो उसमें अगर ट्रांसिटिव हमें बनाना है तो x, z एलिमेंट्स अवेलेबल होना चाहिए। दैट इज x जो होगा वो रिलेटेड होगा y से, y रिलेटेड होगा z से, इसलिए x और z भी रिलेटेड अपने आप में होंगे। क्यों? क्योंकि x एंड y और z तीनों अवेलेबल रहेंगे a में, यानी कि a, हाँ सॉरी, ये 2 सेट नहीं लेना है, हमें एक ही सेट लेना है। तो अगर a सेट की अगर हम बात करें तो ये 3 है, यानी कि ये x, ये y और ये z अवेलेबल है कहाँ पर? सेट a में। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं ट्रांसिटिव रिलेशन को रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ओके, सो ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर एक सेट ए दिया हुआ है उस पर हम रिलेशन फाइंड करते हैं, तो रिलेशन में अगर जो ऑर्डर्ड पेयर यानी कि जो एलिमेंट्स बन के आ रहे हैं वो पेयर में आ रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर बन के, तो 1,2 आया, 2,3 आया, 1,3 आया, यानी कि x, y, x की वैल्यू 1 थी, यहाँ आप देख सकते हैं y यानी कि 2, यानी कि x, y आया, y, 2 यानी कि y, z आ गया, तो x और z भी x, z पेयर उस रिलेशन में मौजूद होगा। ये ट्रांसिटिव रिलेशन है, आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं। इसके लिए मैंने नंबर्स का भी एग्जांपल आपको दे दिया है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स या डेफिनेशन देखते हैं क्या है। ओके, सो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है अगर एक रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव है, यानी कि तीनों रिलेशन का टाइप्स अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।